हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू परचम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 25 नवंबर के करंट अफेयर्स। अगर आज के क्लास के करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको लेनी है तो परचम का टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे। वहाँ से करंट अफेयर्स की पीडीएफ आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी एंड इंग्लिश में अवेलेबल होगी। इसके अलावा आप लोगों ने शायद कल मैराथन जो क्लास आई थी एंशिएंट हिस्ट्री की, वो आपने देखी होगी। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके उसे चेक कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने एंशिएंट हिस्ट्री के 100+ MCQ विद डिटेल डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेन किया है, जो आने वाले हर एक एग्जाम के लिए फायदेमंद हो जाएंगे। मतलब 100 क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन, मतलब एडिशनल कई सारे पॉइंट्स आपको वहां पर मिलेंगे। डर इतनी चीजें। आइए सबसे पहले बात करते हैं आज का इंपॉर्टेंट डे। तो 25 नवंबर को हमने सेलिब्रेट किया इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वीमेन। ठीक है, तो 25 नवंबर को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन के द्वारा बेसिकली इस दिन की शुरुआत की गई थी 1981 में। तो इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वीमेन 25 नवंबर को मनाया जाता है और एक पूरा कैंपेन रन किया जा रहा है वायलेंस के खिलाफ फाइट करने के लिए। और इस कैंपेन का नाम है यूनाइट कैंपेन, जो कि 25 नवंबर से 10 दिसंबर, जब हम ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट करेंगे तब, तो दिसंबर 10 तक इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। थीम बताई जाती है यूनाइट, इन्वेस्ट टू प्रिवेंट वायलेंस अगेंस्ट वीमेन्स एंड गर्ल्स, #नो एक्सक्यूज। ठीक है, आइए अब कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन देखेंगे जो न्यूज़ में है। पहली जो पर्सन है वो बहुत खास है, किसी न किसी पेपर में आपको इनका नाम ज़रूर मिलने वाला है। मैं बात कर रही हूँ फातिमा बीबी के बारे में। आप सभी को पता तो होगा ही कि सुप्रीम कोर्ट का आज तक कोई भी फीमेल चीफ जस्टिस नहीं बनी है। अगर CJI की बात करें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करें, तो कोई भी फीमेल सुप्रीम कोर्ट की CJI नहीं बनी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जज डेफिनेटली बनी है। तो सुप्रीम कोर्ट की पहली फीमेल जज कौन थी? फातिमा बीबी थी और इनकी डेथ हो गई है, इनका निधन हो गया है। क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है? पहली चीज तो यही क्वेश्चन बनता है कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी। इसके अलावा पूछा जा सकता है कि फातिमा बीबी इन्होंने किस राज्य के गवर्नर के रूप में काम किया है, किस स्टेट की गवर्नर भी रही हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। सो इंडियाज फर्स्ट वीमेन सुप्रीम कोर्ट जस्टिस फातिमा बीबी passed away recently at the age of 96 in the कोलम इन केरला। तो केरला में इनकी डेथ हो गई है। ये फर्स्ट वीमेन होने के साथ साथ फर्स्ट मुस्लिम वीमेन भी थी जिन्हें हायर जुडिशरी में हमारी कंट्री में अपॉइंट किया गया था। ठीक है, 1950 में इन्होंने जो बार काउंसिल एग्जाम होता है उसमें टॉप किया था। बार काउंसिल एग्जाम में टॉप किया था इन्होंने 1955 में, और ये पहली वीमेन बन गई थी जिन्हें बार काउंसिल के द्वारा गोल्ड मेडल दिया गया था। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट, मतलब पहले आपका जिला न्यायालय में काम करती हैं, उसके बाद हाई कोर्ट में काम करने के बाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचती हैं। 1989 में ये पहली वीमेन बन गई थी, फर्स्ट वीमेन बन गई थी जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किया गया था एज अ जज। सुप्रीम कोर्ट से रिटायरमेंट होने के बाद ये ह्यूमन राइट कमीशन की भी मेंबर रही हैं, और उसके अलावा 1997 में इन्हें तमिलनाडु का गवर्नर अपॉइंट किया गया था। उस समय प्रेसिडेंट जो थे शंकर दयाल शर्मा जी थे। इनके द्वारा ही फातिमा बीबी को 1997 में गवर्नर, मतलब राज्यपाल नियुक्त किया गया था तमिलनाडु स्टेट का। तो ये फातिमा बीबी के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आपको पता होनी चाहिए। और इम्पॉर्टेंट पर्सन के बारे में जानने से पहले यहाँ पर छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए है अबाउट द SSC जनरल अवेयरनेस टारगेट 2024 बैच। तो यहाँ पर जनरल अवेयरनेस का कोर्स लॉन्च हो चुका है, जिसमें आपको सारे के सारे जनरल अवेयरनेस के सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। प्रीलिम से लेकर मेंस तक की तैयारी आपकी कराई जाएगी। ठीक है, सारे वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में होंगे, इनके साथ PYQs भी होंगे। आप इनको आसानी से डाउनलोड भी कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स भी लिया जा सकता है और इंडिविजुअल कोर्सेज को भी लिया जा सकता है। इसके लिए आपको परचम में की जो भी डिस्क्रिप्शन आपको देखने को मिल रही है, तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगी, तो वहां से आप इस कोर्स को परचेस कर पाएंगे। अदरवाइज आप परचम के एप्लीकेशन में जाके भी इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। डन। आइए बात करते हैं कुछ और पर्सन जो न्यूज में है। सो नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर BBC के बारे में। BBC, तो BBC का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन BBC का फुल फॉर्म होता है। इनका 11th एडिशन पब्लिश किया है, जिसमें BBC ने 100 वीमेंस की लिस्ट जारी की है, जो कि पूरे वर्ल्ड की सबसे इन्फ्लुएंशियल
सबसे ज़्यादा कह सकते हैं इंस्पायरिंग जो वीमेंस है उनकी लिस्ट को यहाँ पे पब्लिश किया है। तो इसमें 4 इंडियन वीमेन भी शामिल हुई हैं। तो इन 100 लोगों में 4 भारतीय महिलाएं भी शामिल हैं। उन चारों लोगों के नाम बस हमको याद करने हैं। सो 4 इंडियन वीमेन शाइन इन द BBC 100 वीमेन 2023 लिस्ट। ये कौन सा एडिशन है? 11th नंबर का एडिशन है, जिसमें वर्ल्ड की 100 सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग वीमेन्स को शामिल किया गया है और रीजन भी दिया गया है कि इनका कंट्रीब्यूशन किस फील्ड में रहा है, पूरे वर्ल्ड में इन्होंने किस सेक्टर में कंट्रीब्यूट किया है। 4 महिलाएं भारत की हैं। वो 4 वीमेन्स कौन सी हैं? तो सबसे पहले है एक्ट्रेस दिया मिर्जा, ठीक है। सेकंड नंबर पे है क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर। नेक्स्ट है फोटोग्राफर आरती कुमार राव एंड थर्ड नंबर पे एक तिब्बत बुद्धिस्ट मॉन्क है, नन है, जिनका नाम है जेट सुमना तेंजिंग पाल्मो, ठीक है। तो ये 4 महिलाएं हैं। दिया मिर्जा, इनका आपको प्रोफेशन पता होना चाहिए कि एक्ट्रेस है। हरमनप्रीत कौर जो कि क्रिकेटर है। आरती कुमार राव जो कि फोटोग्राफर है। इसके अलावा एक है नन जिनका नाम है जेट सुनमा तेंजिंग पाल्मो, ठीक है। तो ये 4 महिलाएं हैं जिन्हें टॉप 100 में BBC की वीमेंस की लिस्ट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बारे में। ये जो स्टार एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो रहा है, कहाँ हो रहा है? लॉस एंजलिस में हो रहा है। यहाँ पर इंडिया को 2 अवार्ड मिले हैं। एक अवार्ड बेस्ट एक्टर के लिए दिया गया है, दूसरा अवार्ड जूरी अवार्ड है। हम उन दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये है इशफाक सिंह, इनका नाम है इशफाक सिंह और इन्हें बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया है स्टार एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। इनकी परफॉर्मेंस के लिए इन्होंने एक मूवी की थी जिसका नाम है बर्लिन। तो बर्लिन मूवी में परफॉर्मेंस करने के कारण इन्हें बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया है और ये सेरेमनी कहाँ हो रही है? लॉस एंजलिस में हो रही है। वहीं मनोज बाजपेयी जी की एक मूवी है जिसका नाम है जोरम, जो कि जी स्टूडियो के द्वारा तैयार की गई है, प्रोड्यूस की गई है और इसे भी जूरी अवार्ड दिया गया है। तो 2 इंपॉर्टेंट अवार्ड यहाँ पर इंडिया को मिले हैं। चलिए अगली जो पर्सन न्यूज़ में बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम भी आपको कहीं पे देखने को मिल सकता है। नाम है इनका अनाहत सिंह। अनाहत सिंह जो है वो स्क्वॉश खेलती हैं, आप देख सकते हैं इनके हाथ में, और ये इंडिया की 2nd यंगेस्ट प्लेयर बन गई हैं जिन्होंने नेशनल स्क्वॉश चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम किया है, ठीक है। तो रिसेंटली यहाँ पे 79th नंबर का नेशनल स्क्वॉश चैंपियनशिप हो रहा था। कहाँ पर? एट द इंडियन स्क्वॉश एंड ट्रायएथलॉन एकेडमी में, जिसमें 15 साल की अनाहत 2nd यंगेस्ट प्लेयर बन गई हैं जिन्होंने नेशनल स्क्वॉश चैंपियनशिप टाइटल को अपने नाम किया है। इसके पहले 1st नंबर की जो थी वो है जोशना चिनप्पा। ये जब केवल 14 ईयर्स की थी, केवल जब 14 साल की थी, तब इन्होंने इस टूर्नामेंट को, इस टाइटल को अपने नाम किया था 2000 में। कब? 2000 में। डन। ये तो हो गया आपका वीमेंस कैटेगरी में। अब बात करते हैं मेंस टाइटल के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तमिलनाडु के प्लेयर हैं जिनका नाम है वेलावन सेंथिल कुमार। तो वेलावन सेंथिल कुमार जो कि तमिलनाडु के एक स्क्वॉश प्लेयर है, और 2nd है अनाहत सिंह जो कि दिल्ली की हैं। इन लोगों ने अपना पहला मेंस एंड वीमेंस टाइटल जीता है 79th नंबर की नेशनल स्क्वॉश चैंपियनशिप में, और ये 2nd यंगेस्ट प्लेयर बन गई हैं। इसके पहले जोशना चिनप्पा थी, जब वो 14 साल की थी तब उन्होंने इस टाइटल को अपने नाम किया था। चलिए अगले जो प्लेयर है न्यूज़ में वो है क्रिकेटर। वो भी कहाँ से? वेस्ट इंडीज़ के बैट्समैन या फिर क्रिकेटर जिनका नाम है मार्लॉन सैमुअल। इन्हें 6 साल के लिए बैन कर दिया गया है। आईसीसी का कहना है कि जब आबू धाबी में जो T10 लीग हुई थी, उनको T10 लीग में जो भी एडवांटेजेस मिले या जो भी गिफ्ट्स वगैरह मिले या इनको जो भी बेनिफिट वहाँ से मिले, उन्होंने उसकी लिस्ट डिस्क्लोज नहीं की। मतलब कुछ करप्शन के चार्जेस वगैरह इन पे लगाए गए हैं। हमको मतलब नहीं कि क्या चार्जेस हैं, हमको इस बात से मतलब है कि ये कौन है, क्रिकेटर है, किस टीम के क्रिकेटर रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा वेस्ट इंडीज़ के, और इनको 6 साल के लिए बैन कर दिया गया है बाय द आईसीसी। नाम क्या है? मार्लोन सैमुअल, ठीक है। अब कुछ और पर्सन और कुछ और न्यूज़ स्पोर्ट की वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले लक्ष्मी रामकृष्णन श्रीनिवास, इनका रिलेशन बैंकिंग सेक्टर से है और इनको एडिशनल डायरेक्टर बनाया गया है साउथ इंडियन बैंक में। नेक्स्ट है इंडिया के फॉर्मर क्रिकेटर ओपनर गौतम गंभीर, इन्हें कोलकाता नाइट राइडर का नया मेंटोर बनाया गया है। तो कोलकाता नाइट राइडर के नए मेंटोर कौन बन गए हैं? गौतम गंभीर बन गए हैं।
नेक्स्ट बात करेंगे अनुराग सिंह ठाकुर के बारे में, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स है। इनके द्वारा पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। तो याद रखना ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, फर्स्ट खेलो इंडिया पैरा गेम्स होने जा रहे हैं। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में 10 दिसंबर से 17 दिसंबर तक इनका आयोजन किया जाएगा। ये अनाउंसमेंट अनुराग सिंह ठाकुर जी के द्वारा की गई है। डन। नेक्स्ट स्पोर्ट की न्यूज़ हम देखेंगे, वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप। तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इंडिया की टीम को बधाइयाँ दी गई। यहाँ पर भारत ने टोटल 3 मेडल जीते हैं, भारत को एक भी गोल्ड मेडल नहीं मिला है वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप में। ये जो वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप है ये 16th एडिशन है और यूएसए में हो रही है। कहाँ हो रही है? यूएसए में हो रही है। 16वें नंबर का संस्करण है वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप का। भारत ने टोटल 3 मेडल जीते हैं, जिनमें से एक भी गोल्ड नहीं है, 1 सिल्वर है और 2 ब्रोंज मेडल भारत को मिले हैं। ठीक है, तो मेडल टैली की अगर बात करें तो मेडल टैली में इंडिया की जो रैंकिंग है वो 18th नंबर पे है। भारत 18वें स्थान पर है मेडल टैली में। इस कंपटीशन में भारत को 3 मेडल मिले हैं, 1 सिल्वर है, 2 ब्रोंज मेडल है। ये जो वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप है यूएसए में हो रहा है, 16वां एडिशन है और इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी। मेडल टैली में टॉप पर कौन है? चाइना टॉप पर है। चाइना ने 15 गोल्ड मेडल जीते हैं, टोटल मेडल 15 है। फिर वियतनाम है, मकाओ, हांगकांग एंड सिंगापुर है। भारत की पोजीशन 18वें नंबर पे है। भारत ने 3 मेडल जीते हैं, 1 सिल्वर है और 2 ब्रोंज है। सिल्वर किसने जीता है? तो सिल्वर देखेंगे आप यहाँ पर रोशिबिना देवी। रोशिबिना देवी ने सिल्वर मेडल जीता है। वही कुशाल कुमार एंड छवि के द्वारा यहाँ पर आप देखेंगे ब्रोंज मेडल जीता गया है। नेक्स्ट है कुछ स्टेट न्यूज़ पे चर्चा कर लेते हैं हम। फर्स्ट नंबर पे है तेलंगाना। तेलंगाना ने अनवील किया है वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड टेम्पल। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के जरिए इस टेम्पल को तैयार किया जा रहा है और ये वर्ल्ड का पहला ऐसा टेम्पल है जो कि 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। इसके 3 पार्ट है। एक तो मोदक है, गणेश जी को डेडिकेटेड जो लॉर्ड गणेशा का मोदक है। इसके अलावा लॉर्ड शंकर का एक स्क्वायर शिवालय है। इस लोटस शेप का एक सेंचुरी है जो कि गॉडेस सरस्वती को डेडिकेटेड है। लगभग 4000 स्क्वायर फीट के एरिया में इसको तैयार किया गया है। तो ये वर्ल्ड का पहला है। तेलंगाना ने अनवील किया है वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड टेम्पल। ठीक है, कहाँ पर? सिद्धिपेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना। नेक्स्ट बात करते हैं, आप लोगों ने कंतारा मूवी देखी होगी। कंतारा मूवी की जब शुरुआत होती है तो वहाँ पर एक बुल रेस चलती है जिसे हम कंबाला कहते हैं। तो ये कंबाला का दृश्य आप देख सकते हैं, पिक्चर देख सकते हैं। कंबाला फेस्टिवल फर्स्ट टाइम होस्ट कर रहा है बेंगलुरु। 25 और 26 नवंबर को इसका आयोजन किया जाना है। ठीक है, नंबा कंबाला जो रेस है उसकी मेजबानी कौन कर रहा है? बेंगलुरु कर रहा है। कर्नाटका की कैपिटल है, फर्स्ट टाइम इसको होस्ट कर रही है। ठीक है, एक रीजनल आपका कल्चरल स्पोर्ट जो है वो कंबाला है, जो कि 25 और 26 नवंबर को यहाँ पर होने वाला है। डन। इतनी चीज़ें बेसिकली जो फार्मर्स पैडी क्रॉप जो होती है उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, उसके बाद इस त्यौहार को, इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है, अब बात करते हैं अगेन हम केरला से। तो केरला रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन, केरला ने ना एक मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम है केरला रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन। ठीक है, इसका मकसद बेसिकली था केरला के टूरिज्म को तो बढ़ाना है, ऑब्वियस सी बात है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल टूरिज्म पे फोकस करना है, मतलब ऐसा टूरिज्म जिसमें कार्बन एमिशन कम से कम हो। राइट, तो सस्टेनेबल टूरिज्म के लिए इन्होंने केरला रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को लॉन्च किया था। अभी इस मिशन की जो है वो केस स्टडी की गई और केस स्टडी की किसने की है? UNWTO, मतलब यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये केस स्टडी की गई और प्रेस्टिजियस जो लिस्ट है केस स्टडी की UNWTO की, उसमें शामिल किया गया है केरला के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को। क्लियर है इतनी चीजें? डन। इतनी चीजें दिस रिकॉग्नाइज नॉट ओनली रिफ्लेक्ट द मिशंस commitment to eco-friendly tourism but also serve as an inspiration for further advancement in the promoting sustainable travel। इसके अलावा आप देखेंगे केरला का तो आपको RT मिशन समझ में आ गया, जिसको यहाँ पे केस स्टडी UNWTO की ग्लोबल लिस्ट में शामिल किया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे महाराष्ट्र का टडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व, टडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व जो प्रोजेक्ट है ये भी इस लिस्ट में शामिल किया है, जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है।
क्लियर है। इसमें G20 जो कंट्रीज़ हैं उनके 7 कंट्रीज़ की अलग अलग सिटीज़ को, अलग अलग प्रोजेक्ट को शामिल किया गया है। अगर मैं केरला के RT मिशन के बारे में बात करूं, मैं क्या बात कर रही हूं, इस केरला के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन, जिसको हमने RT मिशन कहा है, इसको शुरुआत किया था 2017 में। जो चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला पिनराई विजयन थे, उनके द्वारा 2017 में केरला के RT मिशन को ऑफिशियली लॉन्च किया गया था, ठीक है, जो कि सस्टेनेबल टूरिज्म और ग्रीन टूरिज्म एंड क्लाइमेट चेंज को सपोर्ट करता है। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आपको मैड्रिड स्पेन में मिल जाएगा और 1975 में इस बॉडी का फॉर्मेशन हुआ था। अगला मिशन है मेघालय का वाटर स्मार्ट किट कैंपेन। तो मेघालय के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है के संगमा। इनके द्वारा मेघालय का वाटर स्मार्ट किट कैंपेन लॉन्च किया गया है अंडर द जल जीवन मिशन। किसके लिए? इसका मकसद है कि लोगों में अवेयरनेस दिलाना कि वाटर कंजर्वेशन करना कितना ज़रूरी है, स्पेशली बच्चों को एजुकेट करना। तो चिल्ड्रंस को एजुकेट करने के लिए कि वाटर कंजर्वेशन कितना इंपॉर्टेंट है, किस टेक्निक से आप वाटर को कंजर्व कर सकते हो, जल जीवन मिशन के अंतर्गत मेघालय ने वाटर स्मार्ट किट कैंपेन की शुरुआत की है। ये स्टेट गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है वाटर को कंजर्व करने के लिए। अगर हम जल जीवन मिशन की बात करें तो जल जीवन मिशन को 2019 में लॉन्च किया गया था और ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर काम करता है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे विद्या समीक्षा केंद्र। ठीक है, विद्या समीक्षा केंद्र बेसिकली केंद्र क्या है? तो हमारी जो एजुकेशन है, किसी भी स्टेट में एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की जितनी भी स्कीम्स होती हैं उनको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, जिससे हम एक अच्छा डेटा तैयार कर सके, चाहे वो टीचर्स का हो, स्कूल्स का हो, स्टूडेंट्स का हो, ठीक है। तो उनका एक डेटा तैयार करने के लिए एक अब सिंगल बोर्ड तैयार किया गया है जिसका नाम है विद्या समीक्षा केंद्र। और हिमाचल प्रदेश के स्टेट के द्वारा रिसेंटली लॉन्च किया गया है AI पावर्ड विद्या समीक्षा केंद्र। क्लियर हो गया? तो हिमाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। उनके द्वारा रिसेंटली विद्या समीक्षा केंद्र को शिमला में लॉन्च किया गया है। मकसद क्या है? एक डेटा तैयार करना जो कि कंटेन करता है ऑल स्कीम जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा रन की जा रही हैं। तो जो एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश है उन्होंने एक एडटेक कंपनी है जिसका नाम क्या है? कॉन्वे जीनियस, इनके साथ हाथ मिलाए हैं, टीम बनाई है और विद्या समीक्षा केंद्र की स्थापना की है स्टेट में, जो कि आपका क्या करता है? टीचिंग स्किल को, लर्निंग प्रैक्टिस को इम्प्रूव करता है, जिससे एजुकेशन सेक्टर में पर्टिकुलर स्टेट का रिजल्ट और बेहतर हो सके। हिमाचल प्रदेश के अलावा केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान में भी इस तरीके के सेंटर बनाए हैं। क्लियर रहती चीजें? चलिए नेक्स्ट है नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड 2023। अब देखिएगा 26 नवंबर अभी आ रहा है, 26 नवंबर, और 26 नवंबर को हम बात करते हैं, हम सेलिब्रेट करते हैं 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे। क्यों? क्योंकि 26 नवंबर को बर्थ एनिवर्सरी होती है फादर ऑफ इंडियाज वाइट रिवॉल्यूशन वर्गीस कुरियन जी की। तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जो बर्थ एनिवर्सरी होती है उसको हम एज अ नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेट करते हैं, मतलब 26 नवंबर को सेलिब्रेट होगा। जब इसको सेलिब्रेट किया जाएगा तो जो पुरुषोत्तम रूपाला हैं, जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल और हस्बेंड्री को संभालते हैं, उनके द्वारा नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। और जो सेरेमनी होगी अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन की, ये कहां पर होगी? गुवाहाटी, असम में होगी। कहां पर होगी? गुवाहाटी, असम में होगी। अब आखिरकार ये नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड क्या होता है? ठीक है, तो हमारे जो डेयरी इंडस्ट्रीज है और लाइव स्टॉक इंडस्ट्रीज हैं, मतलब जो आप कैटल या एनिमल डोमेस्टिकेशन या हस्बेंड्री करते हैं एंड मिल्क का प्रोडक्शन करने वाली जो इंडस्ट्रीज होती है, उनका कंट्रीब्यूशन कैसा है, वो किस तरीके से नई टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, मिल्क की प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो ग्रोइंग देखने के लिए और किस तरीके से एनिमल की ब्रीडिंग भी की जा रही है आपके अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के द्वारा, जिससे हमको और भी अधिक क्वालिटी में और क्वांटिटी में जो है वो मिल्क का प्रोडक्शन हो सके। तो कई सारे इंस्टीट्यूट रिसर्च भी करते रहते हैं, जीनोम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, ब्रीडिंग कराते हैं। तो ऐसे सारे इंस्टीट्यूट को, इंडिविजुअल फार्मर्स वगैरह को ये अवार्ड दिया जाता है, नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड। इसमें 5 लाख रुपए कैश प्राइज मनी आपको देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो है वो कब आया था कंट्री में? तो पहली बार इस मिशन को 2014 में लाया गया था, जिसका मकसद क्या था? इसका मकसद था ब्रीडिंग कराना। क्या करना? इंडिजीनियसली भारत में ब्रीडिंग कराना इसका मकसद था। नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड जो है वो 3 अलग अलग कैटेगरी में दिया जाता है। पहली कैटेगरी कौन सी है? बेस्ट डेयरी फार्मर रियरिंग इंडिजीनियस कैटल,
या फिर उनकी ब्रीडिंग, मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी, बेस्ट डेयरी कॉर्पोरेटिव्स या कॉर्पोरेशन, डेयरी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एंड बेस्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक्स जो इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है यूएई, वर्ल्ड का पहला या वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट सेटअप करने वाला देश बन गया है। तो दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल साइट सोलर प्लांट लगाने वाली कंट्री कौन सी बन गई है? यूएई बन गई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अभी देखिएगा कुछ समय बाद यूएई में COP28 की मीटिंग होनी है। यूएई में क्या होनी है? COP28 की मीटिंग होनी है। तो उसके पहले अब आप मीटिंग होस्ट कर रहे हो, लेकिन अब जब COP की मीटिंग होस्ट कर रहे हो तो आपने अपने कंट्री में क्या किया? क्लाइमेट चेंज के मुद्दों से लड़ने के लिए, एनवायरनमेंट के लिए आपने कौन से स्टेप लिए? तो इसलिए यहाँ पे यूएई के द्वारा वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट को लॉन्च किया गया है, इनॉग्रेट किया गया है, जो कि 2 गीगावाट ये एनर्जी को जनरेट कर सकता है और ये लगभग 2 लाख से ज़्यादा घरों को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने में सक्षम है, कैपेबल है। ठीक है, जिससे 2.4 मिलियन टन ऑफ कार्बन एमिशन जो है हर साल रिड्यूस होगा, इसे डिस्प्लेस किया जाएगा। क्लियर है? क्योंकि यूएई का एक टारगेट है कि 2050 तक ये नेट जीरो कर देगा कार्बन एमिशन। क्लियर? और COP28 की मीटिंग मैंने बता ही दी है, यूएई में होने वाली है और 30 नवंबर से 12 दिसंबर के बीच में। नेक्स्ट बात करते हैं एक एक्सरसाइज के बारे में जिसका नाम है नेशनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज। इसका 9th एडिशन हो रहा है 24 से लेकर 25 नवंबर के बीच में बड़ीनार गुजरात में आयोजित हो रहा है। नाम से समझ में आ रहा है एक नेशनल लेवल का एक एक्सरसाइज होता है पॉल्यूशन रिस्पॉन्स के लिए। कई बार आपने देखा होगा कि ऑयल टैंकर्स वगैरह जाते हैं समुद्र में, ऑयल स्पिल हो जाता है, जिससे ऑयल स्पिल होने के कारण क्या होता है? पॉल्यूशन होता है। या हमारे जहाज वगैरह होते हैं, शिप्स होते हैं, तो कई तरीके के पॉल्यूशन जनरेट होते हैं, या फिर कई तरीके से कचरा जो है वो पहुंचता है कहाँ पे? समुद्रों में। तो इसलिए यहाँ पर ये पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज रन की जा रही है। इसका 9th एडिशन है, गल्फ ऑफ कच्छ में ये एक्सरसाइज हो रही है गुजरात में। 24 और 25 नवंबर को इसका आयोजन किया जा रहा है बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड। कौन कर रहा है? इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड के जो डायरेक्टर जनरल है उनका नाम के राकेश पाल है और कई सारे सीनियर पार्टिसिपेंट्स या सीनियर जो ऑफिसर है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इनका मकसद है पॉल्यूशन को रेगुलेट करना ओशियंस में। क्लियर? कुछ और एक्सरसाइज जो है इंडियन कोस्ट गार्ड कंडक्ट कराता है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा सागर कवच के बारे में। तो एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है सागर कवच और ये एक्सरसाइज भी इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है। अभी 21 से लेकर 23 नवंबर के बीच में अंडमान निकोबार आइलैंड में हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं एक बोट रेस के बारे में, इंटर कमांड ओशियन सेलिंग रेस 2023। ये रेस कहाँ होनी है? कोच्चि में होनी है। कोच्चि से शुरू होगी, गोवा तक जाएगी। इसका ये 2nd एडिशन है। इसकी शुरुआत कर दी गई है बाय द इंडियन नेवी, नेवल बेस जो कोच्चि है वहाँ से गोवा तक। और इसमें कई सारी जो सेल बोट्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं, जैसे कि INS बुलबुल, INS नीलकंठ, INS कदलपुर और INS हरियाल। ये सभी लोग यहाँ पर अरेबियन सी में रेस करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप के बारे में। ठीक है, अब देखिएगा ये जो पैरा एशियन आर्चरी चैंपियनशिप हुई है ये बैंकॉक में हुई है। कहाँ पर हुई है? बैंकॉक में हुई है। और मेडल टैली में इंडिया ने अब तक का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और मेडल टैली में टॉप किया है विथ 9 मेडल्स। भारत को कितने मेडल मिले हैं? तो भारत को 9 मेडल्स मिले हैं और मेडल टैली में पैरा एशियन आर्चरी कंपटीशन या चैंपियनशिप में जो कि बैंकॉक में हो रही थी, इंडिया की टीम के द्वारा टॉप किया गया है मेडल टैली में। 9 मेडल हैं और 4 उनमें से गोल्ड मेडल आपको देखने को मिलेंगे। 4 गोल्ड, 4 सिल्वर और 1 ब्रोंज मेडल है। 2nd नंबर पे साउथ कोरिया है जिसके पास 5 मेडल आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर? चलिए अब यहाँ पे अगर कुछ समय पहले की बात करते हैं तो जो 4th नंबर के एशियन पैरा गेम्स हुए थे हांगझाऊ में, चाइना में, उसमें भी अभी तक का हमारा सबसे अच्छा परफॉर्मेंस हमने देखा और हमने 1 मेडल हासिल किए थे। हमारे एथलीट्स के द्वारा 111 मेडल्स को जीता गया था, जिनमें से 29 गोल्ड थे, 31 सिल्वर और 51 ब्रोंज मेडल थे। इनमें भी एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट था जिनका नाम है देवेंद्र झाझरिया। ये फर्स्ट पैरा एथलीट है जिन्हें पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था। डन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। आइए अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट MCQs के बारे में, रिवीजन क्वेश्चंस के ऊपर। पहला क्वेश्चन है कि फर्स्ट वीमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कौन थी?
आंसर हो जाएगा फातिमा बीबी, ऑप्शन सी। वर्ल्ड बुशु चैंपियनशिप कहाँ हुई? यूएसए में हुई। भारत ने 4 मेडल हासिल कर लिए। भारत ने 3 मेडल हासिल किए, 1 सिल्वर है, 2 ब्रोंज है। नेक्स्ट है नशा मुक्त भारत अभियान किसके बीच में साइन हुआ है? तिस्कॉन एंड मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिंगल साइड सोलर पावर प्लांट कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया? तो आंसर हो जाएगा यूएई में। नेक्स्ट है कोलकाता नाइट राइडर के नए मेंटोर कौन बन गए हैं? तो आंसर है गौतम गंभीर, ऑप्शन डी। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। सतलज रिवर में रिसेंटली किस मेटल को या किस एलिमेंट को डिस्कवर किया गया है? 4 एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जो भी सही आंसर होगा वो आप हमें देंगे कमेंट सेक्शन में। डन। बाकी सारी बातें आने वाले वीडियो में करते हैं। सो टेक केयर, बाय बाय।